तो बच्चों सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम शब्द विचार इस विषय पर हम अध्ययन कर रहे थे। हमने इसके पहले शब्द क्या है, शब्द के भेद कितने होते हैं, ये हमने जान लिए हैं। हम एक बार फिर से शब्द विचार की परिभाषा को देखते हैं। शब्द विचार की परिभाषा एक से अधिक वर्णों के योग से या उसके जुड़ने से या सार्थक समूह के मेल से जो शब्द बनते हैं वो शब्द विचार कहलाते हैं। शब्द के प्रकार, शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। अब हम रचना के आधार पर भेद देखते हैं। रचना या बनावट, संरचना, उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। हमने इसके पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों को जान चुके हैं। इसका अलग से हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। आज हम शब्द विचार भाग 2 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें रचना के आधार पर भेद है। रचना को हम बनावट भी कहते हैं, संरचना भी कहते हैं या फिर उत्पत्ति के आधार पर भी कह सकते हैं। तो ये 3 प्रकार होते हैं। पहला है रूट शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूट शब्द। आइए अब हम रूट शब्द के बारे में। तो रूट शब्द क्या है और रूट, ये देखिए रूट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित, मतलब कि जो शब्द अपना एक निश्चित अर्थ देता हो, एक निश्चित सूचना देता हो कि ये वही चीज है। अभी मान लो जैसे कि मैं कहूँ कि ये पेन है, ये लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो इनके अपने अलग नाम है। मैं मोबाइल है, मोबाइल को अगर मैं मोबाइल ला के कर पेन कहूँ तो क्या वो उचित होगा? नहीं, क्योंकि मोबाइल नाम मोबाइल के लिए निश्चित हो चुका है, पेन नाम पेन के लिए निश्चित हो चुका है, कंप्यूटर नाम कंप्यूटर के लिए निश्चित है। इसीलिए क्योंकि हम उनके नामों को अब बदल नहीं सकते, वो उन्हीं के नाम से हम पहचाने जाते हैं और वो उन शब्दों, ये सब चीजें फिर क्या हो गई? निश्चित हो गई। और निश्चित होने की वजह से ये सारे शब्द जो भी हैं वो क्या है? रूढ़ हो गए, यानी कि इन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए उनकी परिभाषा को देखते हैं। जिन शब्दों का अर्थ तो निश्चित होता है लेकिन उनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोबाइल है तो मोबाइल का एक नाम निश्चित कर दिया है, उसको हमने मोबाइल ही कहेंगे, पेन है तो पेन ही करेंगे। तो ऐसे शब्द जो शब्दों का हम बदल नहीं सकते वे तो रूढ़ कहलाए। लेकिन अब रूढ़ का एक अर्थ होता है, मतलब जो शब्द होते हैं उनका अपना अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है। उसी प्रकार उसके खंड भी नहीं किए जा सकते। कैसे खंड नहीं किया जा सकते? जैसे कि हम कहते हैं, इसी परिभाषा को दूसरे प्रकार से हम समझते हैं, वे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए अब हम उसके उदाहरण को देखते हैं। कमल का अर्थ है एक विशिष्ट फूल, मतलब कमल से हमें ये पता चल जाता है ये तो एक फूल का नाम है। तो इसलिए ये वो अपने आप में क्या हो गया? निश्चित हो गया और वो रूट शब्द कहलाया। अब उसके बाद परिभाषा में कहा है कि उस रूट शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, खंड करने के बाद उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो यहाँ पर हम उसे कमल को अलग अलग करके देखते हैं। तो क जमा म जमा ल अलग करने पर कोई अर्थ प्राप्त, अलग क का कोई अर्थ नहीं होता, म का कोई अर्थ नहीं होता, ल का भी कोई अर्थ नहीं होता। इसीलिए जब हम इन सभी वर्णों को एक साथ मिला देते हैं तो वो एक शब्द बन जाता है, कमल बन जाता है और उसका एक अपना अर्थ, निश्चित अर्थ होता है। तो जो शब्द का निश्चित अर्थ होता है और उसे अलग करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो रूट शब्द कहलाते हैं।
अब आते हैं हम यौगिक शब्द के बारे में। यौगिक शब्द क्या है? इसके नाम से ही ये पता चल रहा है कि योग यानी कि जुड़ा हुआ होना। तो ये जब ये जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? योग जमा ईक, ईक इसके साथ प्रत्यय लगा हुआ है और इस प्रत्यय लगने से ये क्या बन गया? यौगिक बन गया। इसका अर्थ योग से निर्मित अर्थात वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हो, यानी कि योग का मतलब होता है जुड़ना और इसके साथ एक प्रत्यय लग गया यानी कि यौगिक। तो जब ये दोनों ही शब्द और जब अगर कोई चीज जुड़ती है, जुड़ने के लिए उसको दूसरे साथी की आवश्यकता होती है। जब तक दो नई चीज नहीं होगी एक दूसरे से जुड़ नहीं सकती। वो अकेला होता है तो उसको हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन जब वहां पर जोड़ने की बात की जा रही है तो इसका अर्थ सीधा अर्थ निकलता है कि वहां पे दो शब्द होंगे और उन दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है और जो जोड़ने से जो नया शब्द प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। तो यौगिक वो शब्द है जो जुड़कर बनता है। जहां पर जोड़ने की बात हो वह पर दो शब्दों का होना आवश्यक होता है। इसलिए दो रूढ़ शब्दों को जोड़ दिया जाए तो वह यौगिक बनता है। यहाँ पर दो रूढ़ शब्द एक साथ मिल जाते हैं तो वो यौगिक बनते हैं। और जो जुड़ता है वो तोड़ा भी जा सकता है। तो ये बात तो आपको पता है कि जो चीज जोड़ी जाती है उसको हम वापस से तोड़कर अलग भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम उसे जोड़ते हैं उसी प्रकार से हम उसको क्या कर सकते हैं? अलग भी कर सकते हैं। और अलग करते हैं तो उनका अपना अपना अर्थ वापस से उनको प्राप्त हो जाता है। मतलब ऐसे शब्द जो जुड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है, नया अर्थ प्राप्त होता है। लेकिन जब उसको अलग अलग करते हैं तो पहले ही जैसे जो उनका पहला मूल रूप था और वो मूल अर्थ था वो उसमें वापस से आ जाते हैं। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए। जो शब्द एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। मतलब एक से अधिक, या अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी जोड़ने की बात की जाती है तो वो एक से अधिक हो सकते हैं। यहाँ पर शब्दांश की बात की जाती है। जब मैंने आपको प्रत्यय समझाया था, उपसर्ग बताया था, तो ये कहा था कि प्रत्यय और उपसर्ग एक क्या है? शब्दांश है। यानी कि शब्द का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा अंश, उसको हमने क्या कहा था? शब्दांश कहा था। तो शब्द भी होते हैं और शब्दांश के योग से जो मतलब शब्द भी जुड़ सकते हैं और शब्दांश भी जुड़ सकते हैं और ऐसे बनने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, विद्यालय। अब विद्यालय को हमने अलग किया तो विद्या जमा आलय हमें प्राप्त हुआ। उसी प्रकार प्रधान जमा मंत्री तो प्रधान मंत्री हो गया। राष्ट्र जमा पिता राष्ट्र पिता। तो विद्या यानी यहाँ पर आपको पता है कि विद्या यानी हमें जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो, और आलय, आलय यानी क्या हो जाता है? आलय का अपना अर्थ होता है, वो होता है घर। तो जहाँ पर विद्या प्राप्त की जाती है, जहाँ पर विद्या प्राप्त करने का घर होता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं, पाठशाला कहते हैं। तो उसी प्रकार जब हमने विद्यालय कहा तो दोनों शब्दों को मिलकर वो बना, इसका मतलब हो गया स्कूल या पाठशाला। और जब हमने उसको अलग अलग कर दिया तो उसने अपना अलग अलग अपना अपना रूप प्राप्त कर लिया। विद्या यानी पढ़ाई और आलय यानी घर। तो इसी प्रकार से पहले वो जुड़ते हैं तो एक नया अर्थ प्राप्त करते हैं, बाद में जब वो अलग अलग होते हैं तो अपना पहले मूल अर्थ में ही वापस आ जाते हैं। अब आते हैं हम योग रूट के बारे में। योग रूट क्या है? अब इसमें हमने पहले जो पढ़ा यौगिक, उसमें भी योग था, यहाँ पर भी योग है। लेकिन कैसा योग है? यहाँ पर रूट शब्दों के साथ ही योग है। पहले वाले में क्या था? उपसर्ग और प्रत्यय भी लगे हुए थे, प्रत्यय लगे हुए थे। यहाँ पर योग के साथ रूट शब्द लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या हो गया? रूट, योग रूढ़ हो गया। अब योग रूढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या है? योग जमा रूढ़ यानी योग से बनने वाले शब्द रूढ़ हो जाते हैं। सॉरी। परिभाषा, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं और इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं।
रूट का अर्थ आपको पता है कि पारंपरिक, परिभाषा उसकी क्या थी? वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आइए अब हम इसका उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। दशानन 10 मुख वाला यानी कि रावण, यहाँ पर 10 मुख वाला रावण कहा गया है, तो यहाँ पर दशानंद जो शब्द है वो क्या है? रूढ़, योग रूढ़ शब्द है। ऐसे ही और एग्जाम्पल है, देखिए उदाहरण है जलज, जल से जन्म लेने वाला यानी कि कमल। तो जलज शब्द शब्द और शब्दांश से मिलकर होता है, यानी कि इसमें शब्दांश भी है और शब्द भी है। शब्दांश कौन सा? प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है, पहला क्या है? विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। अब हम अविकारी शब्द की परिभाषा को देखते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। तो विकारी का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। किसके कारण शब्दों में परिवर्तन किया जाता है? परिवर्तन हो जाता है, किनके द्वारा हो जाता है? लिंग, वचन और कारक के द्वारा परिवर्तन आता है। तो इन परिवर्तनों जिसमें परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द, विकारी शब्द के प्रकार। विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो बच्चों, विकारी शब्द के जो प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसका हम एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उससे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। अभी हम यहाँ पर उनके बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि यहाँ पर विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आते हैं हम अविकारी शब्द के ऊपर। अविकारी शब्द क्या है? अ जमा विकारी, यानी परिवर्तन नहीं होता। यानी पहले हमने विकारी किया था जिसमें कि परिवर्तन होता है, अविकारी में अ उपसर्ग लग जाने से वो हो क्या हो गया? यहाँ पर नहीं के रूप में प्रयुक्त हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये कितने प्रकार होते हैं इसके? इसके भी 4 प्रकार होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। तो इसके बारे में भी हम विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे। अब शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? एक होता है एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है पर्यायवाची शब्द, चौथा है विलोम शब्द, पांचवा है श्रुति संभिन्नार्थी शब्द और छठा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द।